दस्त को परिभाषित कीजिए, दस्त रोग को, दस्त के लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए, कौन कौन से लक्षण दस्त में पाया जाता है, बच्चों में दस्त के नर्सिंग प्रबंध का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। डायरिया जो है बच्चे में बहुत ही जानलेवा बीमारी है, तो डायरिया के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए डायरिया दस्त रोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए डायरिया माय डियर यहाँ पे आपको सामने है, कहता है डायरिया 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में दस्त यानी डायरिया होने से होने वाली कुल मौत का द्वितीय प्रमुख सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ का कारण है। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 3,34,000 मौतें डायरिया से होती है। माय डियर डायरिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरिया जो बच्चे में जो मृत्यु होने का जो बच्चे में कारण है वह दूसरा सबसे बड़ा कारण है डायरिया। समझ गए ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया होना एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण जो है भारत में लगभग प्रति वर्ष 3,34,000 मौतें हो जाती है। समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा संख्या है। समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ें हैं। परिभाषा की बात किया जाए तो बच्चों में एक दिन में 3 या अधिक बार लूज मोशन होना डायरिया कहलाता है। माय डियर डायरिया का मतलब होता है कि बच्चों में, समझ गए, अगर एक दिन में 3 या इससे अधिक बार अगर लूज मोशन हो जाता है पानी की तरह तो वह डायरिया कहलाता है, ठीक है ना। डायरिया के प्रकार की बात किया जाएगा तो डायरिया का प्रकार निम्न आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। डायरिया का प्रकार है समय के आधार पर। समय के आधार पर कहने का मतलब है कि एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। समझ गए। एक्यूट का मतलब होता है कि कुछ घंटों से या दिनों से डायरिया की उपस्थिति। एक्यूट मतलब होता है अचानक या तेज़ी से। समझ गए ना। तब ऐसा डायरिया जो कुछ घंटों से या कुछ दिनों से होगा तो उससे जो है एक्यूट डायरिया कहेंगे। क्रॉनिक डायरिया होता है जो लंबे समय से डायरिया की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्रॉनिक डायरिया होता है। तो ये समय के आधार पर हो गया, ठीक है। लक्षणों के आधार पर बात करेगा तो लक्षणों के आधार पर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करेगा तो एक्यूट वाटरी डायरिया और एक्यूट ब्लडी डायरिया, इसको डिसेंट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। तो डिसेंट्री जो होता है इसमें ब्लड भी आता है। समझ गए। तो वाटर वाला होगा तो एक्यूट वाटरी डायरिया मतलब पानी आएगा इसमें दस्त में, और एक्यूट ब्लडी डायरिया होगा जिसमें दस्त में ब्लड का भी मात्रा रहेगा तो उसे हम लोग डिसेंट्री भी कहते हैं। समझ लीजिए, समझ गए। तो ये लक्षणों के आधार पर बात करेगा तो पानी सिर्फ आएगा तो वाटरी डायरिया हो जाएगा, और अगर मल में अगर ब्लड भी शामिल है तो वह डायरिया डिसेंट्री भी कहा जाता है। तो यह लक्षणों के आधार पर है, ठीक है। तो अवधि और लक्षण के आधार पर बता दिए, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कारण में, क्या कारण हो सकता है डायरिया होने का। माय डियर डायरिया होने के कारण में, कारण आपके सामने में है, देख लीजिए। पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, संक्रमित भोजन लेना, ठीक है ना। दूषित पानी, कंटेनमेंट, ठीक है ना। कंटेमिनेंट वाटर, दूषित जल पीना। समझ गए। अक्सर बच्चे को देखा जाता है कि जैसा पानी रखा है गिलास में वैसा ही उसको पी लेता है, तो दूषित पानी से भी ये चीज़ें होता है। वायरस संक्रमण, वायरल संक्रमण जैसे रोटा वायरस, बैक्टीरियल संक्रमण जैसे सिंघेला, सल्मोनेला, ये सब जो है आपके प्रभावित करता है बच्चे में, ठीक है। और वह जो है दस्त को वायरल संक्रमण में रोटा वायरस, बैक्टीरियल संक्रमण में सिंघेला, सल्मोना, ये सब व्यक्ति के अंदर जो है बच्चे के अंदर जो है दस्त उत्पन्न कर सकता है। कुछ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन भी देखा जाता है, उदाहरण के लिए निमोनिया, समझ गए ना, यूटीआई, मेनिंजाइटिस, एंटीबायोटिक्स। समझ गए। तो ये सब चीज़ें होता है, एंटीबायोटिक्स के कारण भी हो सकता है। समझ गए। बीमारी की अवस्था में जैसे अपेंडिसाइटिस हो, समझ गए, माल एब्जॉर्प्शन हो, समझ गए ना, कुप्रस्तुति हो, अपेंडिसाइटिस हो, तो इन सब स्थिति में भी जो है आपके डायरिया होने का खतरा रहता है। तो डायरिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूषित जल लेना, ठीक है, आसपास मल का त्याग कर देना, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूषित भोजन लेना, ठीक है, दूषित पानी लेना, समझ गए, गंदी बस्तियों में रहना, समझ गए ना। कुछ संक्रमण बैक्टीरियल भी हो सकता है, कुछ कारण जो है वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, समझ गए ना। तो तमाम ऐसे कारण जो है आपके इसके हो सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है कुछ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे न्यूमोनिया, यूटीआई, मेनिंजाइटिस। यूटीआई समझ रहे हैं ना, यूटीआई समझ रहे हैं ना। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नलिका संक्रमण, समझ गए ना। ऊपर है वायरस, दूषित पानी, फूड पॉइजनिंग, ये सब से भी जो है आपके डायरिया होते हैं, ठीक है। आगे है, अब इसका हम लोग लक्षण देखेंगे। कारण देख लिए, प्रकार देख लिए,
अब हम लोग इसका लक्षण देखेंगे कि आखिर डायरिया होने पर क्या लक्षण होता है। तो माय डियर, जाहिर सी बातें हैं, जब एक बच्चे में पानी के तरह मल जाएगा, ठीक है, बार बार 3 से अधिक बार मल त्यागेगा पानी के तरह, तो क्या लक्षण होगा? पानी निकलेगा बॉडी से, कमजोरी होगा, शरीर पीलापन पड़ता है पानी निकलने से, ठीक है, पेट में मरोड़न टाइप से दर्द होता है, बुखार आएगा, पानी ज़्यादा बॉडी से निकल जाने पर हाइपोवोलेमिक शॉक भी लगता है, तो शॉक भी लग सकता है। डिहाइड्रेशन के लक्षण हो जाता है, समझ गए ना। आपका यूरिनरी आउटपुट कम जाता है, मतलब मूत्र जो है कम आने लगता है। दस्त के साथ रक्त की उपस्थिति, समझ गए ना, जो दस्त होगा वह उसमें रक्त भी आने लगेगा, जिसे हम लोग डिसेंट्री भी कहते हैं, समझ गए ना। पैलोर मतलब पीलापन, समझ गए, उल्टी होना, वोमिटिंग होना, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये सारे के सारे लक्षण बच्चे में दिखने को मिलते हैं। यही लक्षण है कमजोरी। जाहिर सी बातें हैं, किसी को अगर 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर लूज मोशन हो जाए तो उसको तो वीकनेस आएगा ही आएगा, क्योंकि बॉडी से पानी निकलना बहुत ही जो है आपके क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, मृत्यु भी हो जाता है ज़्यादा पानी निकलने से, समझ गए ना। तो पेट में मरोड़ ऐंठन भी होता है बच्चे में, बुखार लगता है, शौक भी आता है। डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी, समझ गए ना। यूरिन आउटपुट कम आना मतलब मूत्र का त्याग कम आता है। दस्त के साथ उपस्थित होता है मल, जिसे डिसेंट्री भी कहते हैं। पैलोर मतलब पीलापन, उल्टी, समझ गए, भूख न लगना, ये सारे चक्कर आना, थकान आना, समझ गए ना, इरिटेट होना, ये सारा जो है आपके इसके लक्षण में होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डायग्नोसिस की बात किया जाए, निदान की बात किया जाए माय डियर, तो निदान भी आपको आगे दिखाते हैं। निदान में जो है डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ संभव है आपके सामने में है। कहता है स्टूल कल्चर, सबसे पहले स्टूल के जांच किया जाता है, उसमें देखा जाता है ओवम को, सिस्ट को, पैरासाइट की उपस्थिति को पता किया जाता है। जो मल का जांच किया जाता है ना, उसमें ये देखा जाता है कि कोई अंडा का उपस्थिति तो नहीं है, कोई पैरासाइट जीवाणु का तो उपस्थिति नहीं है जिसके कारण ये चीज़ें हो रहा है। रोटा वायरस एंटीजन टेस्ट किया जाता है, चूँकि हम लोग देखे हैं कि रोटा वायरस के कारण भी ये चीज़ें हो सकता है, जो कि एक संक्रमण है, समझ गए, वायरल संक्रमण है। रीनल फंक्शन एवं इलेक्ट्रोलाइट जांच किया जाता है, ठीक है ना, आपके किडनी का टेस्ट किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट किया जाता है। तो ये सब कुछ चेक है जो किया जाता है, समझ गए। तो मेन इसमें जो जांच है वह स्टूल का जांच होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। बाकी इतिहास, इतिवृत्ति लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, ये सब तो सब बीमारी में होगा, उसको तो लिखना है, ठीक है। आगे चलिए। चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट की बात किया जाए तो मेडिकल मैनेजमेंट में सीवियर क्या चीज़ करेंगे, चिकित्सीय प्रबंध में क्या करेंगे। तो चिकित्सीय प्रबंध में सबसे पहले आपको सीवियर डिहाइड्रेशन की उपस्थिति में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर आईवी इन्फ्यूजन शुरू करना चाहिए। अगर बच्चे को दस्त के कारण काफ़ी ज़्यादा अगर शरीर से पानी निकल गया है, गंभीर अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, तो इस स्थिति में अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए और आईवी इंट्रावेन के माध्यम से तरल पदार्थ शुरू करना चाहिए, ठीक है। सामान्यतः आरएल इन्फ्यूजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो रिंगर लैक्टेक होता है इसको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले इन्फेंट को 100 मिली पर केजी 8 घंटे में, ठीक है ना, पर केजी इन 8 घंटे में, मतलब पर केजी के हिसाब से 100 ml फ्लूइड जो है 8 घंटे में इन्फेंट मतलब समझ रहे हैं, शिशु में जो 1 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उसमें 100 ml पर केजी के हिसाब से जो है 8 घंटे में जो है उसको देंगे। अगर मान गए बच्चे का 1 साल में अगर बच्चे का वज़न जो है अगर मान गए 10 केजी है, मैं मानता हूँ 10 केजी अगर बच्चे का वज़न है, ठीक है ना, तो उसको कितना मिलेगा, 1 लीटर, समझ गए ना। 100 ml है तो 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा, 1 लीटर, समझ गए। तो 1 लीटर जो है 8 घंटे में उसको जो है रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूजन करते रहेंगे, समझ गए। समांतर डायरिया या डिहाइड्रेशन की स्थिति में ओआरएस सॉल्यूशन 75 ml पर केजी की दर से बच्चों को दिया जाता है। अगर डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, तो डायरिया में जो है क्या होता है, ओआरएस सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट उपचार होता है, ठीक है। और ओआरएस सॉल्यूशन में 75 ml पर केजी के हिसाब से बच्चे को दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो तो फीडिंग जारी रखनी चाहिए। अगर बच्चा 6 माह या इससे कम का है तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। डायरिया के कारण
की पहचान के आधार पर एंटीबायोटिक थेरेपी देनी चाहिए। अब आपको पता चल रहा है कि डायरिया किन कारणों से हुआ है, तो उसके आधार पर एंटीबायोटिक थेरेपी चलता है डायरिया में, समझ गए। बाकी डायरिया में जो है देखभाल महत्वपूर्ण हो जाता है, तो देखभाल किया जाता है। रही बात नर्सिंग प्रबंध का, तो नर्सिंग प्रबंध में बच्चों की स्थिति का आकलन निरंतर करना चाहिए, डिहाइड्रेशन के स्तर का पता करना चाहिए, ठीक है ना। आगे है, कहता है डिहाइड्रेशन की स्थिति में माता को ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखने की सलाह देनी चाहिए। नर्स को ओआरएस के घोल उपयोग विधि तथा उपयोगिता के महत्व को माता पिता को समझाना चाहिए कि अगर बच्चे को दस्त हो तो पहला उपचार ओआरएस दे, कैसे दे, इसका क्या महत्व है, ठीक है, समझाना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब जो वैद्युत संतुलन होता है बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसके स्थिति में हम लोग आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन द्वारा हेमियोस्टेसिस स्तर बनाए रखेंगे, मतलब शरीर के समान स्थिति को बनाए रखते हैं, ठीक है। गंभीर डिहाइड्रेशन की स्थिति में नर्स को प्राथमिकता के आधार पर आरएल आईवी इन्फ्यूजन कर निरंतर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आगे हैं, माता को व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को समझाना चाहिए। साफ पानी, गर्म खाना एवं हाथों की सफाई के बारे में शिक्षित करना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें जो है आपके प्रॉब्लम आगे न करें। निरंतर वाइटल साइन की मॉनिटरिंग करते रहें। अत्यधिक दस्त लगने की स्थिति में समय समय पर डायपर चेंज करने तथा नए डायपर लगाने में माता की मदद करनी चाहिए, ठीक है। समय पर डॉक्टर का प्रिस्क्राइब ड्रग्स को देनी चाहिए। स्किन ब्रेकडाउन को रोकने हेतु जो है, समझ गए ना, दिन में 2 से 3 बार त्वचा पर प्रोटेक्टिव क्रीम लगाने हेतु माता को समझाएं, ठीक है। पेरेनियल एरिया को साफ सुथरा तथा सूखा रखना चाहिए, जो पेरेनियल एरिया होता है। आगे है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग समय समय पर कराने तथा एडिक्वेट न्यूट्रिशन डाइट देनी चाहिए, समझ गए। बच्चों का माता पिता के साथ डर और घबराहट को कम करने हेतु उनके सवाल का जवाब ध्यानपूर्वक देनी चाहिए, उनके बातों को सुननी चाहिए, ठीक है। आगे है, डायरिया के बचाव के उपायों पर माता पिता से चर्चा करना चाहिए, जैसे हैंड का वॉशिंग करना, हाइजीन रखना, ओआरएस के महत्व, डाइटरी प्रबंध, हाइजेनिक प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें जो है चर्चा करके बताना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्स प्रबंध। अब आगे हम लोग देखते हैं जटिलता। कॉम्प्लिकेशन की मतलब होता है कि अगर इस पर ध्यान न दिया जाए डायरिया पर, तो आगे क्या खराबी हो सकता है जटिलता में। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन गंभीर हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि शरीर में तरल पदार्थ की अचानक से कमी हो जाएगा, इतना कमी हो जाएगा जो काफ़ी गंभीर स्थिति हो जाता है, तो वहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है। अब यह ब्लड के काफ़ी कमी के कारण भी हो सकता है, अचानक ब्लड कटने फटने या एक्सीडेंट होने से निकल जाता है, तो उस स्थिति में भी होगा। तरल पदार्थ निकल जाने से भी हाइपोवोलेमिक शॉक लगता है, ठीक है ना। रीनल फेलुअर यानी किडनी फेल कर जाएगा, दौरा पड़ने लगेगा, कन्वल्सन, और लास्ट में मौत भी हो सकता है, और मौत हो भी जाता है, ठीक है ना। तो यही आपका डायरिया हुआ। डायरिया के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे टोटल इंग्लिश में दिए गए हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एकदम अलग अलग दिए गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं माय डियर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, ये आपको जीवन में कंपटीशन में भी काम देगा और यहाँ भी काम देगा, बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है। यह आपके जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। चलिए हम इसको देखते हैं। कहता है, बच्चों में ड्रग डोज की गणना किस प्रकार की जाती है, समझाइए। 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों में, चाइल्ड में ड्रग डोज की कैलकुलेशन को बताए, ड्रग डोज की गणना कैसे करेंगे पीडियाट्रिक में, बताइए। क्योंकि बच्चों, एडल्ट में तो हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों में अगर हमें दवाई देना हो तो उसका गणना कैसे करेंगे, चलिए हम लोग जो है इसको आज हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे अच्छे से, ठीक है। आगे चलिए माय डियर, यहाँ पे कहता है आपके सामने में है, कहता है पीडियाट्रिक ड्रग मतलब औषधि का जो डोज होता है, इसकी गणना है तो निम्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। निम्न तरीकों में कुछ तरीका यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिस तरीके के उपयोग करके आप बच्चे के कितना डोज देना है दवाई का वह निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका यंग रूल्स, ठीक है, याद रखिएगा, यंग्स का नियम है, यंग का नियम है, यंग रूल्स है, ठीक है। इस नियम से पीडियाट्रिक डोज गणना बच्चों की आयु के आधार पर की जाती है। बच्चा कितना समय का है, कितना दिन का है, कितना महीने का है, ठीक है ना, इस हिसाब से जो है
इस यंग्स का रूल जो है इस हिसाब से हम पीडियाट्रिक डोज की गणना बच्चों की आयु के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। ये आयु जो है ना, इसके आधार पर हम गणना जो है करते हैं कि कितना डोज जो है बच्चे को देना जाना चाहिए। तो पीडियाट्रिक डोज है, ठीक है, दवाई निकालने की। सबसे पहले एडल्ट एज, एडल्ट एज मान गए। एडल्ट एज की मतलब आपको मैं बता देता हूँ 25 साल, ठीक है, 25 लिख देंगे, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, पहले फार्मूला याद रख लीजिए, ठीक है ना। पहले फार्मूला याद रख लीजिए कि अगर पीडियाट्रिक का डोज निकालना हो तो एज के आधार पर बात किया जाएगा यंग्स के रूल में, ठीक है ना। तो एज के हिसाब से एडल्ट एज इनटू में एज और बाई में एज प्लस 12, ठीक है। क्या याद रखना है, एडल्ट एज इनटू, समझ गए, एडल्ट एज इनटू एज, ठीक है ना, बटे में फिर से एज इनटू में जो है 12, ठीक है। यहाँ पे एडल्ट एज हो जाएगा ए इंटू में ए और बट्टे में ए प्लस 12। बहुत आसान फार्मूला है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब समझने के लिए क्या समझना है देख लीजिए, आपके सामने में है। यहाँ पे उदाहरण के लिए 11 वर्षीय बालक हेतु डोज यदि किसी ड्रग की एडल्ट डोज जो है 500 mg है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। कहता है 11 वर्षीय बालक हेतु, ठीक है ना, 11 वर्षीय बालक हेतु मतलब 11 वर्ष का कोई बच्चा है, इसके लिए अगर हमको ड्रग का डोज निकालना हो, अगर किसी एडल्ट का डोज अगर 500 हो तो बच्चे का हम कितना डोज इसको देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए फार्मूला हम जानते हैं। 11 वर्ष के बच्चों को अगर हमको डोज निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि एडल्ट का डोज, समझ गए, एडल्ट का डोज कितना है 500, समझ गए, इनटू में एज, तो एज कितना है 11, 11, ठीक है, और 11 प्लस 12, समझ गए, तो 12 यहाँ पे कर दीजिए। अब आप लोग इसको जो है गुना भाग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो इतना जो है आपके निकल जाएंगे, समझ गए। ये आपको जो है आपको निकल जाएंगे क्या चीज़, 11 वर्ष के बच्चे को कितना डोज दिया जाएगा, तो 240 mg। अगर किसी एडल्ट का 500 mg का ज़रूरी है तो 11 वर्ष के बच्चों में हम 240 mg देंगे, समझ गए। तो इसी प्रकार से फिर से एक बार यहाँ पे एडल्ट का जो डोज दिया रहेगा वो वाला देंगे, ठीक है। ऊपर में एज होगा, बटे में क्या होगा, एज प्लस 12 होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, यंग्स का रूल। ओके, आगे चलिए देखते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो एज लिखा है ना, एज नहीं होगा, यहाँ पे एडल्ट डोज होगा, समझ गए, यहाँ पे एडल्ट डोज होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एडल्ट डोज इनटू में एज और बट्टे में एज प्लस 12 होगा, एडल्ट डोज कर लीजिएगा यहाँ पे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण से भी समझा दिए। अब एक आता है और है क्लार्क रूल। क्लार्क रूल भी कैसे कहता है, क्लार्क के नियम में बच्चों के लिए ड्रग डोज की गणना में बच्चों के बॉडी वेट का प्रयोग किया जाता है। यह भार पाउंड में होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं। माय डियर, आपको ध्यान में देना चाहिए, ठीक है ना, आपको ध्यान में देना चाहिए कि क्लार्क का रूल जो होता है यह भी ड्रग डोज के गणना के लिए ही होता है, बट क्लार्क का रूल जो है बॉडी वेट का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से हम ऊपर में देखे हैं कि एज का प्रयोग किया जाता है यंग्स के रूल में, तो यहाँ पे बॉडी वेट का प्रयोग किया जाता है क्लार्क के नियम में, ठीक है। यह भार जो है पाउंड में होनी चाहिए, जो वेट का प्रयोग करेंगे ना यह पाउंड में होनी चाहिए, एलबी में, ठीक है, ये होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं, क्योंकि वहाँ पे किलोग्राम में हम लोग देखते थे, लेकिन यहाँ पे पाउंड में होनी चाहिए। पेडियाट्रिक के लिए देखिए, एडल्ट का डोज इनटू में वेट बटा में 150। अब आपको पता होना चाहिए कि वेट हमको किस में चाहिए, पाउंड में चाहिए, नोट फॉर किलोग्राम, ठीक है, केजी में नहीं चाहिए। अब जब आपको ये क्लार्क का ये फार्मूला याद है बच्चे के गणना के लिए, तो आप आराम से कोई भी सवाल देगा तो आप उसको बना देंगे। कैसे, उदाहरण के लिए यदि एडल्ट का डोज 500 mg है, 11 वर्ष के कोई बालक का भार है और 11 वर्ष के बालक का भार अगर 17 LB है तो पेडियाट्रिक डोज कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एज को नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे एज को बिल्कुल नहीं लेना है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, डोज, तो डोज हो गया 500, ठीक है, इनटू वेट LB में लेना है, तो LB में दिया ही है 70 बटा में 150 तो देना ही है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, समझ गए, इसको आप काट दीजिए, समझ गए। चलिए 5 दहाई 50, ठीक है, 5 तिहाई 15, और इसी प्रकार से जो है आपको
देख लीजिए 700/3। अब इसको काट छाट दीजिए, आपका जो है निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो माय डियर इसी प्रकार से जो है हम इसके गणना करेंगे। अगर एलबी ज़्यादातर चांसेज है भार जो है आपको एलबी में ही देगा, अगर एलबी में नहीं देगा तो फिर एलबी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप इसको आगे निकाल सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये समझिए क्लार्क्स के रूल में भार का प्रयोग किया जाता है, वो भी भार पाउंड में चाहिए, जबकि यंग्स के नियम में एज का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझा दिया। चाहे वो बच्चों में ड्रग की गणना की बात करें, चाहे यंग्स रूल हो, तो यंग्स रूल एज पर आधारित है, और क्लार्क्स का जो नियम है यह आपके वेट पर आधारित है, वो भी पाउंड में, ठीक है। और एक पहला प्रश्न जो मैंने आपको दिखाया वह प्रश्न डायरिया के बारे में था। तो दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वाला प्रश्न जो ये आप देख रहे हैं ना, यंग और क्लार्क वाला, ये तो कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे पूछ लेगा कि 5 नंबर में बच्चे में दवाई डोज की गणना कैसे करेंगे बताइए। तो आपको जो है इसी दोनों नियम को लिख देना पड़ेगा, और अगर कोई एग्जाम्पल याद होगा तो एग्जाम्पल भी लिख बना दीजिएगा दोनों का, ठीक है। यानी यही एग्जाम्पल बना दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो हम लोग अब मिलेंगे, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपका होता है क्या चीज़, समाप्त। इसके बाद जो है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो है कोई वीडियो जो है नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब कोई वीडियो, मतलब ये अब थ्योरिकल वीडियो अभी नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं इसका दूंगा क्वेश्चन सीट दूंगा। यह क्वेश्चन सीट में वे सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी को आपको जो है तैयारी कर लेना है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक हम लोग दूसरे सब्जेक्ट जो थोड़ा सा ज़्यादा बच गया है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की जगह पर उसी का वीडियो आ जाएगा, और हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।